नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई पीजीटी हिंदी के लिए और इसमें हमने मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ है वो शुरू की है, जिसमें पहला मॉक टेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके 50 क्वेश्चंस जो है वो पिछली क्लास में कर दिए थे। और आज हम इस लेक्चर में आगे के जो 50 प्रश्न हैं इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये सीरीज़ उपयोगी साबित होगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी के कुछ सजेशन हैं या फिर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा हल्का है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो उस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और ठीक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि ये क्वेश्चन पेपर सरल है। हो सकता है कि आपके लिए सरल है, लेकिन पुराने जो पेपर हैं वो उतने भी ज़्यादा आप देखेंगे कठिन नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं तब आपके लिए ये कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप की तैयारियां बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तब भी आपके लिए कठिन है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस पेपर को भी आप देखेंगे तो एवरेज मार्क्स ही ले रहे हैं, जहाँ तक मैं अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो है इस पेपर को ये मान के चलना है कि यही स्तर रहने वाला है या फिर इससे बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, जो कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर यहाँ पर ये प्रश्न रखा गया है तो क्या इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है या फिर इससे जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं उन तक आपको पहुँचना है। अब मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर आपको एक इतना हार्ड पेपर दे दिया जिससे आप डिमोरलाइज ही हो जाएं बिल्कुल ही, और आपका मन ही ना करे कि यार ये मुझसे होगा ही नहीं। तो हमेशा ये बात आप अपने ध्यान में रखें कि सबके लेवल को ध्यान में रखते हुए जो है वो मॉक टेस्ट नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि आपकी तैयारियां दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा हों, हो सकता है किसी की तैयारियां बहुत कम हों अभी, लेकिन फिर भी जो हमारा मॉक टेस्ट है ये आपको एक तरीके से मोटिवेशन भी देगा और एक तरीके से आपको ये मतलब अवेयर भी कर देगा कि आपको करना क्या है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसी स्तर का पेपर आएगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि इससे बहुत ही ज़्यादा हार्ड आएगा, है ना। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि 50 क्वेश्चन अगर आपने डिस्कस अच्छे से किए हैं तो उन 50 क्वेश्चन से आपके कुछ एक कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूर अन्य क्लियर होंगे और उन्हीं के आधार पर आपको जो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जाननी है। अब चलिए बात करते हैं हम इन अगले 50 प्रश्नों की, उनको देख लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से कह दूं, अगर किसी का कोई सुझाव है तो वो आप दीजिए, बेझिझक उसके ऊपर ज़रूर गौर किया जाएगा। तो अगला टेस्ट थोड़ा सा इससे हम मुश्किल बनाने की कोशिश करेंगे या इससे हार्ड रखेंगे उसको। ठीक है, तो निम्नलिखित काव्य रचनाओं में से मुक्तक काव्य कौन सा है। यहाँ पर बात पूछी गई है मुक्तक काव्य की, यानी कि काव्य का जो प्रकार आता है ये यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। रामचरितमानस है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है और रामलला नहच्छू, ये जो है आपकी यहाँ पर रचनाएं रही हैं। तो यहाँ पर जो रामाज्ञा प्रश्न है ये है आपका मुक्तक काव्य, जबकि जानकी मंगल, रामचरितमानस और रामलला नहच्छू ये क्या रहे हैं, ये हैं आपके प्रबंधात्मक ग्रंथ। इनमें जो आपका रामाज्ञा प्रश्न है ये मुक्तक हो जाएगा, जबकि रामचरितमानस तो खैर आप सभी लोग जानते हैं कि प्रबंधात्मक कृति है जिसमें 7 कांडों में इसको विभक्त किया गया है ना। कई बार इनके कांड को जो है क्रमानुसार लगाने के लिए पूछा जाता है, वो भी ध्यान में रखें। प्रारंभिक कौन सा है, अंतिम कौन सा है, वो ज़रूर याद रखें। टोटल कितने हैं और उसको क्या नाम दिया गया है, सोपान दिया गया है, इन सब बातों को याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जानकी मंगल, जिसमें जो सीता है उसके विवाह की बात की गई है। रामलला नहच्छू में भी राम के विवाह से संबंधित चीज़ें ही हैं, और ये रामलला नहच्छू वही रचना है जिसके चलते तुलसीदास ने मतलब जो राम काव्य है, या यूं कहें कि उसको फूहड़पन से जो है वो दूर करने के लिए इसको लिखा था। ये चीज़ याद रखने की हो सकती है आपको हो, यानी कि इसमें कई बार रसिकता इत्यादि को की भी बात रहती है कि थोड़ा सा इसमें रसिकता जो है झलकती है रामलला नहच्छू में। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक कथन रखा गया है जो सूर के संदर्भ में है, और ये पूछा गया है कि ये किसका कथन है। तो कथन है कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कभी स्वयं बह जाता है, वह अपने को भूल जाता है। तो ये बात बोली थी इनके संदर्भ में जो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं उन्होंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, उन्होंने जो भी कथन इनके संदर्भ में कहे हैं उनको आप ज़रूर याद रखिएगा। जो भी ये मुख्य मुख्य राइटर रहे हैं उनको आपको एक बार ज़रूर देखना है।
अब शुक्ल ने क्या बोला, राम कुमार वर्मा ने क्या बोला, डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या बोला, उनको भी देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन तो खैर यहाँ पर आ ही गया। तो ये भी आपको एक बार ज़रूर जानना है, जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको पढ़िए, चाहे वो शुक्ल का इतिहास है या फिर कोई और पुस्तक ली हुई है, उसको देखिए उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। या फिर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो वहाँ पर जो मुख्य मुख्य राइटर हैं उनके संदर्भ में जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, ये बातें भी आपको कई बार मिल जाती हैं, तो वहाँ से वो आपको देखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर हरडे वाणी और अंगबधु नाम से किसकी कृतियों के नाम हैं, तो ये हैं आपका जो दादू दयाल है उनकी, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना, हरडे वाणी और अंगबधु के नाम से संत दास और जो आपका एक और लेखक रहे हैं उन्होंने मिलकर इसका इनको रखा, इनकी वाणियों को, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे, दादू दयाल। और ये सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर, जो आपके संत काव्यधारा के कवि हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर नंददास ने रास पंचाध्यायी की रचना किस छंद में की है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रोला छंद में। रास पंचाध्यायी नंददास, ये वही नंददास हैं जो कि अष्टछाप के कवि हैं और सबसे छोटे ये रहे हैं अष्टछापियों में। लेकिन काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये जो आपका सूरदास रहे हैं उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अष्टछापी कवियों में। विट्ठलनाथ के ये शिष्यों में गिने जाते हैं। मुख्य रचना इनकी रास पंचाध्यायी ही रही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर भंवर गीत शीर्षक से भी इन्होंने लिखा एक ग्रंथ, जो कि भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। तो उसमें आप देखेंगे कि गोपी और उद्धव का संवाद है, और यहाँ पर ये जो नंददास रहे हैं इनकी गोपियाँ ज़्यादा वाचाल हैं और ज़्यादा तर्कशील हैं वनस्पत सूरदास की गोपियों से, क्योंकि ये साक्षर रहे नंददास, तो स्वाभाविक सी बात थी, तो इनकी गोपियाँ भी क्या रहेंगी, वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, यह एक नई दुनिया है। तो भक्ति काल के संदर्भ में प्रस्तुत कथन किसका रहा है, तो भक्ति काल को नई दुनिया किसने कहा था, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। तो 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए, भक्ति काल को लेकर के विद्वानों के बहुत सारे मत हैं, उन समस्त मतों को आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, जिनमें से मुख्य नाम यही हैं, चाहे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया, शुक्ल हो गया, बच्चन सिंह हो गया, नगेंद्र हो गया, या फिर आपके जो रामविलास शर्मा इत्यादि रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं उनको देखना है। मुक्तिबोध ने भी कहा है, ठीक है। भक्ति आंदोलन कैसे चला, ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न आता है कि भाई अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति का बारह आना वैसा ही होता जैसे ये आया है, ठीक है। किसी ने कहा इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, किसी ने बोला कि अरबों की देन है, किसी ने बोला कि अवर्णों की स्थिति में जब सुधार आया तब जो है भक्ति आंदोलन निकला, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें आप लोग। इसको लोक जागरण काल की संज्ञा किसने दी, है ना, सांस्कृतिक जागरण इसको बोला गया है। तो भक्ति काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं, किस विद्वान ने क्या बोला वो आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये थी आपकी अवहट, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखें, कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा अवहट भाषा रही है, और ये विद्यापति की रचनाएं रही हैं, और शिव सिंह और कीर्ति सिंह की प्रशंसा में इनको लिखा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा कि आपका प्रश्न क्या है और कैसे उसको पूछा गया है। रीतिकाल को यह नाम किसने दिया, तो रीतिकाल को देखिए, रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जबकि यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो रहे हैं इन्होंने इसको श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी, मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकार काल कहा है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। देवकवि के संदर्भ में कौन सी पंक्ति जो है वो असंगत है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, देव अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है देव के अनुसार 34वां जो संचारी भाव है वो ग्लानि है, तो यहाँ पर ये जो कथन है ये अपने आप में असंगत है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो 34वां जो संचारी भाव है वो कौन सा है, वो है छल, ना कि ग्लानि। वैसे संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। यहाँ से ये प्रश्न भी कई बार आपको बनता है कि देव के अनुसार संचारी भावों की संख्या 34 है, और 34वां संचारी भाव ये छल को मानते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि थे, बिल्कुल सही बात है। देव की ख्याति आचार्य और कवि दोनों रूपों में हुई है, यानी कि जिन्होंने साहित्य के बारे में भी बातें कही और जिन्होंने साहित्येतर ग्रंथों की रचना भी की है, यानी कि साहित्य शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ रहे हैं उनको भी लिखा, और साहित्य शास्त्र से इतर ग्रंथ भी इन्होंने लिखे, इसलिए बोला गया कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे समक्ष आते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर याद जरूर रखें कि जो मुख्य मुख्य कवि रहे हैं, मुख्य मुख्य लेखक रहे, मुख्य मुख्य समीक्षक रहे, उनके बारे में मोटी मोटी जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान ज़रूर रखें। और मैं बार बार कह रहा हूँ, उतना ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम ये नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपके पास समय उतना ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल तरीके से इसकी तैयारियाँ मिलेंगी, और ये रेगुलर पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम नहीं है, तो उतना ज़्यादा इसमें
मेरे हिसाब से तो टफनेस नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि 70+ जो है मैक्सिमम बच्चे ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अभी ये सोच रहे हैं कि इसमें आपको मतलब बहुत डूबना है, तो तब तो आप एक दो टॉपिक ही कर पाएंगे अच्छे से, है ना। तो अभी आप क्या कीजिए, जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उनको एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए, डेफिनेटली आपका स्कोर इसमें अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, ग्रियर्सन के अनुसार पूरे यूरोप में किस कवि की बराबरी एक भी कवि नहीं कर सकता। तो ये बोला था जो आपके किसके बारे में, बिहारी के संदर्भ में, कि भाई, और इसने साथ ही साथ बोला कि बिहारी सत्स्य के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई रचना भी नहीं है, ये इसकी पूरी पंक्ति इस प्रकार से है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ग्रियर्सन ने किसको कहा था, ये बिहारी के लिए और बिहारी सत्स्य के लिए ये पंक्ति कही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, रस रहस्य के रचनाकार कौन है, तो ये कुलपति मिश्र हैं। चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरु है। मतीराम की तो रसराज जो फेमस है वो रही, इसके अलावा उसने और भी लिखी हैं। देव की तो बहुत सारी कृतियां रही हैं, उन सबको आप एक बार जरूर याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण है देव कवि की काव्य रसायन, जिसको शब्द रसायन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात इसकी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर रस विलास है, भाव विलास है, भवानी विलास है। विलास शीर्षक से इसने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, तो वो देखनी है आपको, ठीक है। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, पंक्ति किसकी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, ये है बोधा की जो आपकी फेमस पंक्ति। हालांकि बोधा की कुछ और भी पंक्तियां रही हैं, उनको भी देखना। घनानंद की पंक्तियां पढ़नी पड़ेंगी, सूरदास की पंक्तियां पढ़नी पड़ेगी, आलम की पंक्तियों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पंक्तियां कहीं से भी पूछी जा सकती हैं, देखना, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उसमें भी हर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य कवि हैं, मैं बार बार कहता हूँ, उनको पढ़िए, उनसे पंक्तियां ज़्यादातर देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी आप देखेंगे कि जितने भी ये, चाहे वो रामकृष्ण मिशन है, चाहे फिर आपका ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, ठीक है, इनके स्थापना वर्ष जो है वो ज़रूर आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और आपको ये भी बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। महत्वपूर्ण है ये देखना, ये इसलिए इसको याद रखिए। और ये था 1897। यहाँ पर जितने भी ये बाकी सन हैं, ये भी किसी न किसी समाज या फिर जो सभा और संस्था रही है उसके स्थापना वर्ष हैं। अब आपको बताना है कि 1828 में क्या आया, 1875 में किसकी स्थापना हुई और 1867 में किसकी स्थापना हुई थी। ये आपके काम की चीज़ें हैं, तो ये आपके लिए अब होमवर्क है, इसको आपको बताना है। यहाँ से प्रश्न आपने देखा होगा हर परीक्षा में आता ही आता है। नेट के पेपर में थोड़ा सा डिटेल प्रश्न आएगा, ठीक है। टेट टूट में डायरेक्ट प्रश्न आप पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पेपर में भी आपको थोड़ा सा इसके बीच का या जो स्तर है वो रहने वाला है, ठीक है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रथम मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी रही, इसका प्रथम मुख्यालय जो है वो कहाँ पर बनाया गया था। तो ये है आपका जो अडियार है वहाँ पर, ठीक है, इसको आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रजा हितैषी पत्रिका के संपादक कौन थे। तो एक प्रश्न पत्र पत्रकारिता से आपको जरूर मिलता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं चलाई थी, वो आपको याद रख लेनी है। राजा लक्ष्मण सिंह की जो है प्रजा हितैषी रही। बालकृष्ण भट्ट की जो है यहाँ पर जो आपका हिंदी प्रदीप रही। प्रताप नारायण मिश्र की जो है ये रही आपकी ब्राह्मण पत्रिका, जो कि फेमस पत्रिकाएं रही हैं। अक्सर इन्हीं को पूछा जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं को याद रखिए, यानी कि मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको पत्रकारिता से एक प्रश्न आ सकता है, पत्र पत्रिकाओं से, तो वो आपको पढ़ना है कि प्रारंभिक पत्रिका कौन थी, आज के समय में फेमस पत्रिका कौन रही है। आधुनिक काल की पत्रिकाओं को जरूर पढ़ना है, उनमें से किसी के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि द्विवेदी युगीन जो कवि रहे हैं उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। भारतेंदु युगीन जो लेखक रहे हैं उन्होंने किन पत्रिकाओं का संपादन किया। छायावादी कवियों ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं, इनको ध्यान देना है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के किस प्रारंभिक लेखक का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से जिसका संबंध नहीं था वो कौन थे, यहां पर बोला गया है इंशाल्लाह खां, ये भी नहीं थे। सदासुख लाल भी नहीं थे। यहां पर नहीं होना चाहिए था। फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था, ये होना चाहिए था। तो सदल मिश्र का संबंध यहाँ पर था। ख्वाजा बंदा नेवाज जो है ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। तो इस प्रश्न को आपने बिल्कुल ठीक कर लेना है। फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था, ऐसा होना चाहिए था इसका आंसर, है ना। तो नहीं था, मैं तो ये कूट में चला जाएगा कि इंशाल्लाह खां भी नहीं थे, बंदा नेवाज भी नहीं थे, और सदासुख लाल नियाज भी जो है वो इसमें नहीं रहे, है ना।
लेकिन जो सदल मिश्र थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के तौर पर 1803 में नियुक्त हुए थे। 1802 में जो है वो लल्लू लाल को नियुक्ति मिली थी। तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज में रहे, लेकिन जो सदा सुखलाल और इंशाल्लाह खां थे इन्होंने कॉलेज से बाहर रहकर हिंदी की सेवा जो है वो की। ये बात याद रखने लायक है, इसको याद रखिए। ख्वाजा बंदा निवास गेसूदराज ये महत्वपूर्ण नाम है। ये दक्खनी जो खड़ी बोली हिंदी रही है उसके प्रारंभिक लेखक रहे। इनकी जो प्रमुख कृति है ये है मिराजुल आशकीन, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक और कृति लिखी तिलावतुल वजूद, ठीक है, तिलावतुल वजूद, उसको भी ध्यान रखना है आपको, ये पूछी जाती है ना। नेक्स्ट यहाँ पर भूगोल हस्तामलक के लेखक कौन हैं, तो ये हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये भी आपके जो महत्वपूर्ण एक लेखक रहे हैं जिन्होंने आम फहम और ख़ास पसंद भाषा का समर्थन किया, यानी कि उर्दू भाषा जिसको हम कहते हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रहा है उसमें इन्होंने खान पसंद भाषा कहा है, यानी कि मुसलमानों की जो भाषा रही, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो डॉक्टर बच्चन सिंह रहे उन्होंने इस अपनी जो पुस्तक रही है, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या कहा, उसमें इन्होंने खास पसंद भाषा इसको कहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की हिंदी के पक्षधर थे, ये उर्दू मिश्रित हिंदी के पक्षधर रहे। इंशाल्लाह खां ये ब्रज रंजित जो खड़ी बोली हिंदी है उसके पक्षधर थे, और सॉरी इंशाल्लाह खां जो रहे हैं ये मुहावरे नुमा हिंदी जो खड़ी बोली हिंदी रही है उसके पक्षधर थे। लल्लू लाल की जो है ब्रज रंजित खड़ी बोली रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने दोहरी भाषा नीति अपनाई। दोहरी भाषा नीति का मतलब क्या है कि कविता के लिए ये ब्रज भाषा को अपनाते थे और जो गद्य था उसके लिए इन्होंने अपना जो खड़ी बोली हिंदी थी उसको अपनाया। तो कविता ब्रज में और गद्य जो है इन्होंने किस में लिखा, खड़ी बोली हिंदी में लिखा था। तो ये भाई कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतेंदु युगीन कवि रहे हैं या भारतेंदु युग में किस प्रकार की भाषा नीति रही, तो दोहरी भाषा नीति यहाँ पर अपनाई गई कि साहित्य में या यूं कहें कि काव्य की जो भाषा है वो अलग हो जाएगी और गद्य की जो भाषा है वो अलग हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले कब हुआ था, तो काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका आई थी 1897 में, जबकि सभा बनी थी 1893 में। 1900 में आई सरस्वती पत्रिका और 1903 में बने महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस द्विवेदी कालीन कवि को हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता था हरिगीति का छंद का बादशाह। और ये किसने माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ये आधुनिक युग के तुलसी इनको कहा गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है, हो सकता है इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये श्रीधर पाठक को माना जाता है, ठीक है। अगर ऐसे ही आपको प्रश्न पूछें कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है, तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि वहाँ पर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। वो नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछें कि भारतीय वर्ड्सवर्थ किसे कहा जाता है, तो वो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपको पूछें कि रीतिकालीन वर्ड्सवर्थ कौन है, तो वो सेनापति हैं, ठीक है। तो इन तथ्यों को भी साथ साथ में आप याद रखें, सेनापति, ठीक है, ये याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था कि ये बहुत ही सहृदय कवि रहे हैं, ऋतुवर्णन की जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया था। तो ये बात इनके संदर्भ में कही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं, इनको देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आचरण की सभ्यता किसकी रचना रही है, तो आचरण की सभ्यता ये एक निबंध है और ये है सरदार पूर्ण सिंह, जिनको अध्यापक पूर्ण सिंह के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बताना है कि इनके अन्य जो 4 निबंध रहे हैं वो कौन कौन से रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अध्यापक पूर्ण सिंह, इसको याद रखिए। शुक्ल की कृतियाँ भी महत्वपूर्ण है, जो कि चिंतामणि भाग 1 भाग 2 3 4 नाम से संग्रहित की गए हैं, वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बहुत सारे निबंध हैं, जैसे करुणा है, ठीक है, लोभ और प्रीति है ना, और भी रहे हैं इनके बहुत सारे, ठीक है। तो उनको आप एक बार देखिए। कविता क्या है, श्रेष्ठ निबंध रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो देखने पड़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपनी निबंधात्मक कृतियों के लिए जो है फेमस रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त की महत्वपूर्ण कृति शिव शंभू की चिट्ठे, और इसके अलावा चिट्ठी और खत भी इन्होंने लिखा। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, इनको थोड़ा थोड़ा आप देखिएगा कि कौन कौन से निबंधात्मक पुस्तकें जो हैं वो रही हैं। कानों में कंगना किसकी रचना रही है, तो ये है आपका जो राधिका रमण प्रसाद सिंह है। कानों में कंगना एक कहानी विधा की रचना जो है वो रही, और ये लगभग फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कृतियों में गिनी जाती है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटली नहीं कह सकते आपको कि ये
वैसी रही। ठीक है, इसके अलावा माधवराव सप्रे, टोकरी भर मिट्टी रही इनकी, राजेंद्र बाला घोष की भी बहुत सारी मतलब मुख्य जो कहानियाँ रही हैं उनको भी आप एक बार ज़रूर देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी की जो हिंदी की पहली कहानी मानी गई थी वो कौन सी थी, ये भी आपको याद रख लेनी है, उसको बताना मुझे। ठीक है, साहित्य देवता किसकी रचना है? हालांकि आप लोगों में से किसी ने भी पिछली क्लास में वो उत्तर नहीं दिए हैं जो मैंने पूछे थे। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ उन क्वेश्चनों को के उत्तर देने की कोशिश आप करें। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है ना। साहित्य देवता किसकी रचना है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। एक प्रश्न फिर से छोड़ देता हूँ आपके लिए, साहित्य देवता जो है वो किस विधा की रचना है? यहाँ पर कुबेर नाथ राय जो रहे हैं ये हैं आपके ललित निबंधकार, हरिशंकर परसाई ये हैं हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, और रामवृक्ष बेनीपुरी ये भी आपके ललित निबंधकारों की श्रेणी में आते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कमायनी के प्रथम 4 सर्गों के नाम क्या हैं? तो कमायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, जो कि यहाँ पर सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो प्रारंभिक 4 यही 4 हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा और काम। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, इसको आप ऐसे याद रखते हैं। देखिए ये जो 4 लाइनें बताई हैं इनको ऐसे ही बनाना है आपको। ट्रिक थी, बिना चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम। पहली लाइन यहाँ पर समाप्त, बिना चिंता के आशा ने श्रद्धा से किया काम। वासना को आई लज्जा, कर्म को हुई ईर्ष्या। दूसरी लाइन। ठीक है, ईड़ा को आया स्वप्न, संघर्ष और निर्वेद का, दर्शन को रहस्य में आया आनंद। और ऐसे करके आपको ये 15 के 15 सर्ग जो हैं क्रमबद्ध तरीके से याद हो जाते हैं। बहुत ही सरलता के साथ आपको ये 15 के 15 सर्ग जो है कमायनी के याद हो जाएंगे। और कमायनी का जो रचना वर्ष है वो है 1935, और ये इसकी अंतिम काव्य कृतियों में से एक मानी जाती है। इसके साथ साथ आपको याद रख लेना है कि कमायनी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये महाकाव्यात्मक ग्रंथ रहा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। प्रारंभिक सर्ग कौन सा है? चिंता सर्ग है। अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद है। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद की वो कौन सी महाकाव्यात्मक कृति है जो चिंता से शुरू होती है और आनंद से समाप्त होती है? तो ये बात आपको बोली गई कमायनी के संदर्भ में। कमायनी को लेकर के आलोचकों के क्या कथन हैं वो भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो वो आपको एक बार ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखना। दुष्यंत कुमार की रचना एक कंठ विषपाई का रूप क्या है? तो एक कंठ विषपाई जो इसका रहा, ये आपको ध्यान रखना है कि किसकी रचना है। पहले तो ये हो गया, तो सिंपल सी बात है कि ये दुष्यंत कुमार की है, जो कि गजल विधा के लिए वैसे माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि ये इनका काव्य नाटक हो जाएगा जो एक कंठ विषपाई है। अब एक कंठ विषपाई, विषपान किसने किया था? शिव जी ने किया था, तो उसके जीवन पर आधारित ये कृति रही है। जीवन नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि शिव पर आधारित। ठीक है, फिर है दिनकर की रचना रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो रश्मि रथी जो रही है, देखिए ये है आपका 1952 में, और ये कर्ण के जीवन पर आधारित रही है। इसको भी आप ध्यान में रखें, कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। 1961 में इन्होंने बहुत प्रसिद्ध लिखी थी उर्वशी, 1946 में लिखी कुरुक्षेत्र, और 1970 में कौन सी इनकी मुख्य रचना रही है ये आपको बताना है, और ये इनकी आखिरी कृति भी रही है, ये आपके लिए काम है। ठीक है, पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो देखिए पुरानी जूतियों का जो कोरस है ये हो जाएगा आपका जो केदारनाथ अग्रवाल, सॉरी, पुरानी जूतियों का कोरस हो जाएगा नागार्जुन। इसको याद रखना है आपको, है ना। महत्वपूर्ण नाम है देखना, नागार्जुन, जो कि प्रगतिवादी लेखकों में गिने जाते हैं, और ये आम जनमानस के कवियों में भी इनकी गिनती होती है। ठीक है, जनवादी कवि इसको हम मानते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा फेमस रही है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, 77 का हो जाएगा यहाँ पर मुक्तिबोध, याद रखिएगा। यानी कि आपके लिए ये है यहाँ पर प्रश्न कि आपको अज्ञेय, नागार्जुन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, इनकी जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनकी पंक्तियों को ज़रूर पढ़ना है, जो कि आपको किसी भी बुक में मिल जाती हैं। ठीक है, ये ज़रूर देखना है। नेक्स्ट बोला गया है मलबे का मालिक कहानी के पात्रों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गनी मियाँ भी है, रखा पहलवान भी है, उसमें मनोरी भी आता है, लेकिन शेरा नहीं आता है। शेरा जो है ये सिक्का बदल गया है नामक कहानी का मुख्य पात्र है। अब आपको बताना है कि सिक्का बदल गया है कहानी जो है वो किसकी रही है। ठीक है, और किस पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अब मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की कहानी है, ये देश विभाजन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 79वां क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में ओकार बहुला नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ओकार बहुला नहीं है, तो इसमें ब्रज, बुंदेली,
कन्नौजी और खड़ी बोली। खड़ी बोली इसमें नहीं होगी क्योंकि खड़ी बोली आती है आकार बहुला, ठीक है, जैसे आया, गया, उठा, बैठा, है ना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये है आपकी आकारांतता आ रही है ना इसमें, तो ये आकार बहुला हो जाएगी। जैसे आयो, ब्रजभाषा में आयो, गयो, ठीक है, बड़ो, ऐसे शब्द यहाँ पर रहेंगे, जैसे आयो घोष, बड़ो व्यापारी, ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या है, आपकी जो ब्रज बुंदेली कन्नौजी है ये उकार बहुला है। खड़ी बोली हरियाणवी ये जो है आपकी आकार बहुला मानी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। उदासीन आकार बहुला जैसी आपकी अवधि है, ठीक है, ये याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर असंगत युग्म कौन सा है। देखिए, पूर्वी राजस्थानी ढूंढानी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी डिंगल, तो ये नहीं होगा यहाँ पर, इसको याद रखिए। उत्तरी यानी कि ये आपकी मेवाती हो जाएगी, दक्षिण राजस्थानी मालवी, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सही कथन का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है पूर्वी हिंदी का क्षेत्र उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला है। तो ये किसके संदर्भ में बोला गया है, पूर्वी हिंदी के बारे में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, ये बात गलत है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 ही बोलियां आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी शौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, ये बात भी गलत है, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, नहीं, ठीक है, तो 2 गलत हैं, सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, इसलिए इसको आप याद रखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऐसे करके भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि पहले आप देखते हैं कि सिंपली पूछा जाता था कि कौन सी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, बस इतना सा, है ना, तो वो थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पर व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। देखिए, ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो ये षटकोण वाला श जो है ये ऊष्म व्यंजन हो जाएगा, य जो है आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, और ड जो है आपका ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा, ट जो है आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ठीक है, ट स्पर्श है, ये उत्क्षिप्त है, या इसको ताड़नजात भी कहेंगे, ठीक है, ताड़नजात बोलेंगे ड को, साथ ही साथ इसको द्विगुण भी बोला जाता है। ये ऐसे कुछ नाम हैं इसके, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये सारे ही अशुद्ध हैं। आशीर्वाद में बड़ी की मात्रा लग जाएगी, ऐसे करके आशीर्वाद, ठीक है। श्रीमती में भी बड़ी मात्रा हो जाएगी, ऐसे करके। श्रृंगार जो है ये सिंपल सा एक ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ही क्या हैं, गलत हो जाएंगे, है ना। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसमें पौ धन अन हो जाएगा, ठीक है, पो नहीं होगा। पो से अगर अन जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पवन हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इसमें संधि कौन सी है, इसमें आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि का कौन सा भेद इसमें है, ये आपको मुझे बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में तो प्रथम होता है, द्विगु समास में तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी द्वंद्व समास में दोनों हो जाएंगे, और जो आपका द्विगु समास है इसमें तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसमें दूसरा पद जो है वो प्रधान रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध विलोम कौन सा है, तो यहाँ पर है देखिए अमृत का अनामृत, ये गलत हो जाएगा, है ना, इसको याद रखना है। फिर भभूत उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका मीनिंग जो है बर्बाद करना होता है, भभूत उड़ाना, है ना, तो ये ध्यान रखना। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये तो आपको साइड बाय साइड जो है डेली पढ़ते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में ये चीज़ें आपको दिख जाती हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कार्यालयी भाषा में जो फाइल शब्द आता है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है, तो उसको हम नस्ती कहते हैं, कई जगह नत्थी भी इसको लिखा रहता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये जो नज़ीर है, दैनंदिनी है, दूधा है, ये किसको बोला जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको बताना है। पारिभाषिक शब्दावली का एक आधा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। एलटी कमीशन में आप देखते हैं पुराने पेपरों में आपको पारिभाषिक शब्दावली से भी प्रश्न जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कामता प्रसाद गुरु को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनार का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दाड़िम, सुखप्रिय एंड रामबीज, ये जो आते हैं ये आपके क्या हैं, अनार के पर्याय हैं, जबकि गल्ला नहीं है। तो अब आपको बताना है कि गल्ला किसके लिए बोला जाता है, ये आपके लिए एक और सवाल छोड़ दिया यहाँ पर। पपीता किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो ये है आपका जो पुर्तगाली भाषा रही उसका, ठीक है। शब्दार्थ शरीरम ताप्त काव्यम, कि शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही साहित्य है, यह पंक्ति किस आचार्य की है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी आनंदवर्धन की पंक्ति। जबकि
शरीरम तावदिष्ठात व्यवच्छिन्ना पदावली, ये बात की थी आचार्य दंडी ने। तो दंडी ने काव्य के शरीर की बात कही थी पहले पहल, ये बात याद रखनी है। लेकिन यहाँ पर शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर किसने माना, तो ये याद रख लेना है, ये आनंदवर्धन ने माना। दोनों ने शरीर की बात कही, लेकिन दंडी ने शरीर शब्द पहले रखा। उसने बोला शरीरम तावदिष्ठात व्यवच्छिन्ना पदावली, कि जिस पदावली का जो विशिष्ट पदावली जो रहती है, ठीक है, वही उसका शरीर है, वो साहित्य है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन बहुत बार पूछा गया है। ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा था। अलंकार सर्वस्व किसकी रचना है, तो ये रुयक की हो जाएगी। रुद्रट की तो काव्य अलंकार ही थी। अप्य दीक्षित की कुबलानंद रही है। राजशेखर की काव्य मीमांसा रही है। यहाँ से ज़रूर आपको देखना है कि ये जो आपको काव्यशास्त्र ग्रंथ हैं, इनसे प्रश्न आ जाता है। फिलहाल किसकी रचना है, तो ये एक आलोचनात्मक कृति रही है अशोक वाजपेयी की, इसको आप याद ज़रूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है, तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक रहे हैं आपके जो क्रोचे हैं। ठीक है, इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया, अरस्तु ने विरेचन और त्रासदी का सिद्धांत दिया, लोंजाइनस जो है आपका उदात्तवाद का सिद्धांत देते हैं। ये आपको सारे सिद्धांत जो है पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा दिए गए जो हैं, इनको पढ़ना है। किसने माना कविता व्यक्तित्व से पलायन है, तो ये इलियट ने कहा था कि कविता क्या है, व्यक्तित्व से पलायन होता है। प्लेटो ने जो है बोला कि हमें काव्य की जो है कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, प्लेटो ने ये मानने से इनकार किया था। अरस्तु ने जो है इसको आवश्यक माना, अनुकरण माना कविता को। ठीक है, वर्ड्सवर्थ, इन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बोला कि काव्य की जो भाषा होनी चाहिए वो जनमानस की समझ में आनी चाहिए, इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, 98th जो क्वेश्चन है, देखिए, इसमें बोला गया है नई कविता के प्रतिमान, ये आलोचनात्मक रीति है लक्ष्मीकांत वर्मा की। यहाँ पर ध्यान ये रख लेना है, नामवर सिंह ने लिखा था कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, ये याद रखिए, कविता के नए प्रतिमान, ये दो कृतियां हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये बोला था आपका लक्ष्मीकांत वर्मा ने। ठीक है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है, ये है पंडित राज जगन्नाथ, है ना। सामान्य से प्रश्न देखिए। और आखिरी जो प्रश्न है यहाँ पर, कौन मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए विचारक नहीं हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जयपाल सात्र। अब आपको बताना है कि ये जो जयपाल सात्र रहे हैं, ये किस वाद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिगमंड जो फ्राइड हो गया, एडलर हो गया, यूंग हो गया, ये तो मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, लेकिन सात्र का संबंध किससे रहा, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है, तो ये थे 100 प्रश्न। आई होप कि आपने इन 100 प्रश्नों को अच्छे से देखा होगा और इनसे आपने कुछ नए प्रश्न बनाने की सोची होगी, या फिर आपके दिमाग में कुछ और नए प्रश्न उठे होंगे। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया, और अगर किसी का कोई भी फीडबैक है तो आप वो बेझिझक होके दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।